Assalamu alaikum Nazreen. This is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. Nazreen, 2020 is about to pass by and 2021 is at the door. In December 2020, we decided that we better speak to the 5 big players of the market and see what do they say about the year which is going to pass on, and what is the market outlook of the research houses of these 5 big players. So in the first program we spoke to Farid of AKD, then we spoke to Kamran of JACE, and in the last program we have had a good discussion with Arsalan Sumro of the KSB, और इनके रिसर्च के लोगों ने भी कुछ नंबर पर इन डिटेल बात की. आज के प्रोग्राम में वी आर गोइंग टू take the same theme to the BMA Capital, and we would take their view on the 7 key elements of the economy as to what do they say कि वो next year में कैसी रह सकती हैं, 2020 कैसा था. And when we talk about the economy, we cannot forget कि inflation है, policy rate है, growth है, reserves हैं. इनकी position से actually one can figure out कि things अच्छे तरीके से मैनेज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. सो BMA से आज हम इन डिटेल बातचीत करने जा रहे हैं, एंड हमारे साथ प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मौजूद होंगे फैज़ान. फैज़ान happens to be the head of research at BMA Capital Management. फैज़ान, welcome to the show. Yes, Assalamualaikum. Thank you for having me on the show. वालेकुम अस्सलाम. फैज़ान, पहला जो स्टैंडर्ड सवाल है that we are seeking view from the brokerage houses, that is about the 2020. A lot of brokerage houses including JS and AKD, they have said कि 2020 में एक V shape रिकवरी ने काफ़ी हेल्प की, अदरवाइज ये साल बहुत बुरा हो सकता था. स्टेट बैंक ने काफ़ी बेहतर रोल प्ले किया. 625 बेसिस पॉइंट की स्विफ्ट रिडक्शन ने भी एक्चुअली मार्केट की रिकवरी में कोई ख़ास किरदार अदा किया है. सो हाउ डू यू लुक एट द ईयर विच इज़ अबाउट टू पास 2020? जी, थैंक यू सानी सर. देखें जी, 2020 जो था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. मेरे ख्याल में पिछले 100 सालों में हमें शायद इस तरह का एक साल मिलेगा जिसमें पेंडेमिक भी था और बहुत सारी डिफरेंट इवेंट्स थे जो कि हुए इस पूरे साल में. जब हमारा साल स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर्स बहुत ज़्यादा थे और उस वक्त उसकी वजह से शुरू से ही साल स्टार्ट होते साथ ही इंडेक्स अंडर प्रेशर था. इन्फ्लेशन के नंबर्स भी थोड़े से हाई आ रहे थे और आगे इकोनॉमिक आउटलुक जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, स्पेशली बिकॉज आपके जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो बहुत हाई लेवल पे थे, ओवर 10% थे. तो उसके 13.25% पे उस वक्त पॉलिसी रेट था. तो उसके बाद से ज़ाहिर है फरवरी तक के मार्केट में एक मंदी देखी गई. तकरीबन 12% से हमारा KSE 100 इंडेक्स जनवरी से फरवरी के बीच में गिर गया और उसकी जो क्लोजिंग थी वो तकरीबन 38,000 के लेवल के आसपास आई थी. फिर मार्च के अंदर हमारे मजीद इंडेक्स नोज डाउन कर गया. 23% से इंडेक्स एक ही महीने में गिर के 6 साल के लो लेवल पे आ गया जो कि तकरीबन 29,000 के आसपास था. इसमें बड़ी वजह ये थी कि फरवरी के एंड में कोरोना के फर्स्ट केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट होना शुरू हो गए थे और कंसिस्टेंटली उसके बाद केसेस जो थे वो बढ़ना शुरू हो गए. उसकी वजह से इन्वेस्टर्स में एक पैनिक क्रिएट हुआ और मार्केट में भी वाइड स्प्रेड सेलिंग स्टार्ट हो गई. ये सेम ट्रेंड जो था वो ग्लोबल मार्केट्स में भी नजर आ रहा था कि ग्लोबल मार्केट्स भी प्रेशर में थी और वहाँ पे भी ग्लोबली केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे. उस जाहिर है कि उसको काउंटर करने के लिए ग्लोबल अथॉरिटीज़ ने, सेंट्रल बैंक्स ने और गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेजेस रोल आउट करना शुरू किए. यूएस ने भी एक बहुत बड़ा पैकेज दिया. इसी तरह पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट ने 1.2 ट्रिलियन का फिस्कल रिलीफ पैकेज अनाउंस किया और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन पैकेज भी अनाउंस किया जिसकी वजह से थोड़ी से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई इन्वेस्टर्स की. एट द सेम टाइम स्टेट बैंक ने भी पॉलिसी रेट जो था उसको तकरीबन 625 बेसिस पॉइंट से काट के 7% पे ले आए, जिसकी वजह से और उसके अलावा और भी बहुत सारी कंसेशनरी फैसिलिटीज जैसे उन्होंने लॉन्च की, जैसे टर्फ थी, टेम्परेरी इकोनॉमिक रिलीफ फैसिलिटी. उसके अलावा इन्होंने बैंकिंग सेक्टर के लोन्स को की प्रिंसिपल डेफरमेंट भी की और भी बहुत सारे डिफरेंट मेजर्स लिए
जिसकी वजह से जो बिजनेसेस के इश्यूज थे उनको उन्होंने टारगेट किया कि ये जो कैश फ्लोज के जो टेम्परेरी इश्यूज हैं ये सॉल्वेंसी इश्यूज ना बन जाए यहाँ पे बिजनेसेस के लिए। तो स्टेट बैंक का किरदार इस हवाले से बहुत ही एग्जाम्पलरी रहा। उन लोगों इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेक श्योर किया कि हम बहुत लार्जर क्राइसिस से हम बच जाएं। सही है। उसके बाद जाहिर है कि जब इतने बड़े स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस हुए और सेंट्रल बैंक की तरफ से भी सपोर्ट थी तो हमारी मार्केट ने फौरन ही रिकवर करना शुरू कर दिया। अप्रैल के महीने में सिर्फ तकरीबन 17% से मार्केट रिकवर कर गई, 34,000 पॉइंट्स के लेवल पे तकरीबन अप्रैल के एंड पे जाके क्लोज हुई। फिर उसके बाद 1-2 महीने जरा डल गुजरे मई और जून में, बिकॉज उसमें कोविड केसेस जो थे बड़ी स्पीड से बढ़ रहे थे और मार्केट जो थी उस अरसे में थोड़ा सा फ्लैट है। लेकिन जुलाई में फिर एक टर्निंग पॉइंट आया और हमारा जो इंडेक्स था सिर्फ एक महीने में जुलाई में तकरीबन 14% से बढ़ के 39,000 के लेवल पे आ गया। उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि सिर्फ एक महीने के अंदर कोविड के एक्टिव केसेस के अंदर पाकिस्तान में 67% का डिक्लाइन देखा गया। तो वो एक बहुत ही मैसिव टर्न अराउंड था, एक फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व थी, जिसकी वजह से जो एक नया बुल रन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आया KSE 100 इंडेक्स में। उसके बाद जुलाई के बाद से दिसंबर तक जो ओवरऑल जो सिचुएशन थी कोविड केसेस की वो काफी अंडर कंट्रोल रही और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी जो नंबर्स थे स्पेशली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट सेल्स और दूसरे ऑयल मार्केटिंग के सेल्स के नंबर्स उनमें एक वी शेप रिकवरी नजर आ रही थी। ऑटो सेल्स के नंबर्स के अंदर भी एक वी शेप रिकवरी नजर आ रही थी। फैजान, आफ्टर कट यू हियर, एक चीज़ बताएं कि अगस्त के अंदर डॉलर 168 पे था, इंडेक्स कोई 29 के दरमियान था। ये एकदम फिर रैली चली है नॉन स्टॉप और फिर ये 40-41 के आसपास बाजार आकर रुकती है और डॉलर जो है वो 157 का लो बनाता है। व्हाट वाज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड? देखें, जो डॉलर की एप्रिसिएशन की एक बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में और रेमिटेंसेस में एक इम्प्रूवमेंट है। अगर आपको याद हो तो एक्सपोर्ट्स जो थी हमारी कुछ महीने पहले, चंद महीने पहले बहुत बुरे नंबर्स आए थे, 1.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास आए थे। बट उसके बाद से अब जो लेटेस्ट नंबर्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर आए हैं उसमें हमारी जो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स हैं वो तकरीबन 2.2 बिलियन डॉलर्स के थे। तो आप इसको इस तरह से अगर देखें तो प्री कोविड लेवल से भी बेहतर हमारे एक्सपोर्ट्स के नंबर्स आए हैं मंथली एक्सपोर्ट के। इसी तरह आपकी रेमिटेंसेज हैं, रेमिटेंसेज में एक महीने में हमने जुलाई के महीने में 2.7 बिलियन डॉलर की भी रेमिटेंस देखी। उसके बाद से कंसिस्टेंटली हमारी जो मंथली रेमिटेंसेज हैं वो 2 बिलियन डॉलर से ऊपर रही हैं। लास्ट मंथ का नंबर भी तकरीबन 2.2 बिलियन डॉलर का था। तो उसकी वजह से आपके और एट द सेम टाइम चूंकि बहुत सारी जगहों से डेट रिलीफ मिल गए और जो डेट की जो रिपेमेंट थी गवर्नमेंट की उस पर आपको रोल ओवर्स मिल गए, तो इसकी वजह से आपको एक टाइम मिल गया कि आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अपने बफर्स को इनहैंस कर सकें। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफी इम्प्रूव हुए इस पूरे पीरियड में। करंट अकाउंट में अभी भी हमारा एक बहुत बड़ा 1.6-1.7 बिलियन का सरप्लस खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से एक जो करेंसी थी उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस नजर आया और हम काफी हद तक स्टेबल है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट अलाइव रहा और मार्केट ने अच्छी एक परफॉर्मेंस भी दी। Okay, great. So how do you look at the market in 2021 going forward? What is your view on the market? देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त ग्लोबली भी और लोकली भी 3 एस्पेक्ट से मार्केट को इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है, जो कि जिसको आजकल 3 P's कहा जा रहा है, पेंडेमिक, पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी। तो एज फार एज पेंडेमिक इज कंसर्न, कोविड के केसेस पाकिस्तान में काफी हद तक अंडर कंट्रोल हैं। तो लग नहीं रहा कि पाकिस्तान में कोई ज्यादा बुरी सिचुएशन क्रिएट होगी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करने पड़े या बहुत ज्यादा इकोनॉमी को शट डाउन करना पड़े। अगर आप गवर्नमेंट के स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स को भी देखें जो कि मेजर करता है कि गवर्नमेंट ने कितने स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए हैं टू कर्टेल द इफेक्ट ऑफ वायरस, उसमें भी पाकिस्तान रिलेटिवली मॉडरेट रहा है।
इंडिया ऑन दी अदर हैंड जो था, शुरू में बहुत ज़्यादा उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई, उसके बाद उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस जब खोली तो उसके बाद केसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए। पाकिस्तान के केस में शुरू में जो मेजर्स थे वो ज़रा सख्त थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको कम किया गया और साथ में केसेस भी कम रहे। अब दोबारा से जब सेकेंड वेव आई है तो दोबारा थोड़े से स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए गए हैं, जिसके फौरन बाद से हमें कोविड केसेस में इम्प्रूवमेंट नजर आना शुरू हुई है। तो दिसंबर के स्टार्ट में हम तकरीबन एक्टिव केसेस 50,000 थे, उसके बाद से वो केसेस में अब काफी ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट नजर आई है। तो जहाँ तक ये पेंडेमिक का सवाल है, मेरे ख्याल में काफी हद तक चीजें अंडर कंट्रोल हैं ऑन अ ब्रॉडर लेवल, और अगले साल वैक्सीन मिड ऑफ 2021 में अवेलेबल होना शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान और पूरी दुनिया तकरीबन इस पेंडेमिक से बिल्कुल बाहर आ चुकी होगी। अब दूसरी बात आ गई पॉलिसी की। पॉलिसी पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव है, और अभी भी मार्केट की परफॉर्मेंस को अगर आप देखें, अगर आप इन दोनों का इकट्ठा अगर आप मुवाजना करें पॉलिटिक्स और पॉलिसी का, तो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जो है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हीटेड अप है और वॉलेटिलिटी पिछले कुछ अर्से में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। उसकी जाहिर है कि पीटीएम के जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनके का भी एक नैरेटिव है, उसको पुश कर रहे हैं। उसके अलावा उनकी पब्लिक गैदरिंग्स हो रही हैं, उन गवर्नमेंट के ऊपर आए दिन कोई ना कोई मीडिया की तरफ से भी कोई ना कोई चीज आती रहती है। तो इस वक्त गवर्नमेंट पॉलिटिकली तो बहुत अंडर प्रेशर है, एंड नॉट जस्ट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इन द फॉर्म ऑफ जो आपकी जियो पोलिटिकल टेंशन हैं, जियो पोलिटिकल रिलेशन हैं विद द गल्फ कंट्रीज, वो भी काफी स्ट्रेन नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हमारी मार्केट ने इस पूरे अरसे में 2020 में परफॉर्म करती रही और आगे भी एक्सपेक्टेशन है कि परफॉर्म करती रहेगी। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में पॉलिसी कंड्यूसिव थी, इंटरेस्ट रेट्स लो लेवल पे थे, और स्टेट बैंक ने ये मेक श्योर किया कि कोई बिजनेसेस को यहाँ पे ज्यादा मेजर इशूज फेस ना करने पड़े। तो उनके जो जितने भी पॉलिसी मेजर्स थे, उसके अलावा जो लोकल मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने फंडामेंटल्स को ज्यादा रिगार्ड किया और पॉलिसी पे ज्यादा फोकस किया रादर देन ऑन द पेंडेमिक एंड ऑन पॉलिटिक्स। तो लोग बेसिकली इस वक्त अपनी पोस्ट कोविड बेट प्लेस कर रहे हैं और थोड़े लंबे होराइजन के साथ इस वक्त देख रहे हैं कि पाकिस्तान जब इससे निकलेगा तो उस वक्त चीजें कैसे शेप करेंगे। So where do you see the index next mid-year in December 2021? जी, हमारा जो बेस केस इंडेक्स का टारगेट है वो 55,000 पॉइंट्स का है। That is next year December or June? दिसंबर 2021 हम लोगों का जो इंडेक्स का टारगेट है वो 55,000 है। इसमें मेनली जो हम लोग देख रहे हैं वो हमारे जो KSE 100 इंडेक्स का हमारा यूनिवर्स है, जो कि तकरीबन 61% KSE 100 इंडेक्स की मार्केट कैप का कवर करता है। उसमें तकरीबन 11% की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा इंडेक्स के जो हमारा यूनिवर्स है उसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो तकरीबन 6.5% है। इसके अलावा हम मार्केट के अंदर PE रेटिंग देख रहे हैं तकरीबन 10% की, जिसकी वजह से टोटल जो हमारा इंडेक्स है उसमें हम तकरीबन 25% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से आएगी। तो हमारा जो इंडेक्स टारगेट है वो 55,000 है। इन केस के हम लोगों के जो मैक्रो इकोनॉमिक आउटटर्न्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर आते हैं, चीज़ें ज़्यादा जल्दी अगर रिकवर हो जाती हैं और एक्सपोर्ट्स में अगर कोई बहुत मैसिव इम्प्रूवमेंट आती है, तो हमारा बुल केस में हम जा सकते हैं, जिस केस में PE री रेटिंग जो है वो ज़्यादा बड़ी होगी। 10% की बजाय हम एक्सपेक्ट करें कि 20% तक भी जा सकती है। उस केस में हम बुल केस में हम लोगों का जो इंडेक्स टारगेट है वो 59,000 है। वेयर अगर पॉलिटिक्स बहुत हीटेड अप रही और आगे सिचुएशन पेंडेमिक की वजह से या पॉलिटिक्स की वजह से अगर ख़राब होता है तो हम मजीद PE में डिटीरियोरेशन देख सकते हैं। उस केस में हम 10% PE में मजीद रिट्रेसमेंट देखते हैं। उस केस में इंडेक्स का टारगेट 46,500 होगा। लेकिन हमारा जो बेस केस टारगेट है वो 55,000 है इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर बहुत अच्छे, अगर हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर नंबर्स आए और चीज़ें अगर बेहतर हुई तो 59,000, और अगर हमारी एक्सपेक्टेशन से चीज़ें अगर बुरी हुई तो हमारा इंडेक्स का टारगेट 46,500 पॉइंट्स है। Faizan, if you were to pick 4 sectors, which sectors would you pick or suggest to your investors or clients
for देखिए 2021? इस वक्त जो दो तीन इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, जो सेक्टर्स हैं जो हमें पसंद आ रहे हैं, इसमें जो लार्ज कैप सेक्टर्स हैं जैसे कि आपके बैंक्स हैं, ऑयल एंड गैस है, फर्टिलाइजर है एंड सीमेंट्स है, इसमें हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड। अगले साल में इनके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो ग्रोथ है और इनके जो जनरली जो रिटर्न्स हैं, हम उसमें काफ़ी हम अच्छा देख रहे हैं कि एक रिवर्सल आएगा अगले साल में, क्योंकि पिछला साल तो बहुत बुरा था, स्पेशली सीमेंट के लिए काफ़ी सारी कंपनीज के एक्चुअली लॉसेस थे। तो अगले साल में इन सेक्टर्स की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और इनके वैल्यूएशन मल्टीपल्स भी अच्छे होंगे। इसके अलावा जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनकी भी आउटलुक काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, जैसे जो कि थोड़े से कम मार्केट कैप वाले सेक्टर्स हैं, जिसमें आपके ऑटोज हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं। इन सब की जो हमारा ओवरऑल थीम है उसके हिसाब से इनमें अपसाइड और रिटर्न पोटेंशियल हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें एक और जो सेक्टर है जिसकी अगले साल मजीद, इस साल भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, अगले साल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो होगा केमिकल्स। इसमें इनके जो कुछ केमिकल के जो की स्टॉक्स हैं उन्होंने पिछले साल भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और आगे भी हम एक्सपेक्टेशंस हैं कि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यू करेगी। तो ये हमारा है। जनरली हम मार्केट पे चूंकि बुलिश हैं तो अक्रॉस द सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस, ईएनपीज, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, बैंक्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, हम इन सब पे जनरली काफ़ी बुलिश हैं। फैज़ान, अभी वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से शॉर्ट ब्रेक का। वक्फे के बाद आई थिंक हमें थोड़ा सा डिटेल में बातचीत करनी चाहिए कि व्हेन यू से कि बैंकिंग सेक्टर में किस तरह की ग्रोथ आपको इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन दिख रही है। ऑल द पीपल से कि ये अगर 7% पे पॉलिसी रेट अगले साल पे नज़र आता है तो फिर शायद बैंकिंग सेक्टर को मसाइल हो। ऑयल सेक्टर की पेपर जो रिपोर्ट आई है उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड पीपल कास्ट डाउट कि ऑयल सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। एंड कंसिडरिंग कि ऑयल और बैंक जो है ये 40% ऑफ द वेटेज कैरी करता है इंडेक्स में, तो हम आपसे ज़रा तफसील के साथ समझेंगे कि बैंक ऑयल, सीमेंट, फर्टिलाइज़र में को आप रेकमेंड करते हुए हाउ डू यू सी कि ये 59% का केस इन केस ऑफ बुल रन बनता है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, बातचीत करते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने फैज़ान से समझा कि बाज़ार के बारे में वाई आर दे सो ऑप्टिमिस्टिक। दे फील कि इकॉनमी में एक्चुअली चीज़ें कुछ इम्प्रूव हो रही हैं, कुछ गवर्नमेंट के ऊपर अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग्स भी हैं एक्चुअली। सो गोइंग फॉरवर्ड दे सजेस्ट कि बैंक, ऑयल, सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र के जो सेक्टर्स हैं इसमें अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। एंड व्हेन दे से कि इंडेक्स 59,000 के लेवल पर जा सकता है तो इसमें 40% वेटेज तो बैंक और ऑयल सेक्टर का ही है। तो ज़रा पहले समझते हैं फैज़ान से। फैज़ान, व्हाई डू यू से कि जो बैंक हैं उसमें डिस्पाइट के चैलेंजेस हैं उसके बावजूद बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, और करेगा तो इसमें कितनी % आप ग्रोथ देखते हैं बैंकिंग सेक्टर में? जी, थैंक यू सानी साहब। कमर्शियल बैंक्स का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर मैं अपने यूनिवर्स के हवाले से बात करूँ तो इस वक्त जो बैंकिंग सेक्टर का पी है वो तकरीबन प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल है, वो तकरीबन 5.9 टाइम्स के आसपास है। मेरे जो हमारा यूनिवर्स का ओवरऑल यूनिवर्स का जो प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल है वो तकरीबन 6.5 टाइम्स है। ओके। सिमिलरली जो हमारे कमर्शियल बैंक की डिविडेंड यील्ड है अगले साल की वो 7.2% है, लेकिन जो हमारे यूनिवर्स की डिविडेंड यील्ड है वो तकरीबन 6.5% है। तो बहुत क्लियरली आप इसको अगर प्राइस टू बुक पे भी देख लें तो इस वक्त 0.78 टाइम्स का कमर्शियल बैंक का प्राइस टू बुक मल्टीपल है। जो हमारे KSE 100 इंडेक्स का, जो हमारे PMA यूनिवर्स का जो प्राइस टू बुक मल्टीपल है वो 0.86 टाइम्स है। तो क्लियरली हर मल्टीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो इस वक्त अंडर प्राइस्ड हैं और इनमें एक अगले साल में वैल्यूएशन अपसाइड नजर आ रही है। इट्स अ वेरी गुड वैल्यू प्ले। फैज़ान, ये तो कमर्शियल बैंक की फैज़ान ये तो बात बिल्कुल किताबी हो गई, बिल्कुल अच्छी बात, रीज़नेबल बात है। बैंकों को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की इजाज़त अगर नहीं मिलती तब भी आपको ग्रोथ दिखती है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कमर्शियल बैंक्स को डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने की इजाज़त नहीं मिलेगी।
बिकॉज अगर आप बैंकिंग सेक्टर के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज देखें तो हमारे जितने भी लार्जर बैंक्स हैं उनकी वेल अबव द 12.5% जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, सबके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज हैं। और बट डू यू थिंक कि ये जो जिस वजह से रोका गया था वो वाली चीज़ अब एड्रेस हो गई है? जी, मेरे ख्याल में वो उस रीजन में और अब उस वक्त के सिनेरियो में और आज के सिनेरियो में एक बहुत बड़ा फर्क है। Okay. वो बहुत बड़ा फर्क ये है कि उस वक्त जिस वक्त पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त जो आउटकम थी कि क्या पोटेंशियली हो सकता है आगे जाते हुए, वो हमें नहीं पता था। Okay. जिस वक्त उस वक्त चूंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी तो स्टेट बैंक ने उस वक्त प्रोएक्टिवली एक मेजर लिया कि उन्होंने मेक श्योर किया कि बैंकिंग के ऊपर किसी किस्म के फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस ना आए, तो इस वजह से उन्होंने उस वक्त डिविडेंड को रोक दिया। Okay. उस वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा मेजर था, लेकिन आज के हिसाब से आज की कोविड की सिचुएशन में और आज के बैंकिंग सेक्टर के जो स्टेटिस्टिक्स हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो आज उस डिविडेंड को रोकने की कोई खास जवाब रह नहीं गया। So your bull run, मेरे ख्याल में so your bull run actually assumes कि ये वाली जो कंडीशन है वो लिफ्ट हो जाएगी। जी, मोस्ट लाइकली इसमें जो सेक्टर में बुल रन है वो अब अगले साल में आना चाहिए। मेरे ख्याल में डिविडेंड ना देने की वजह से भी सेक्टर ने काफी सॉर्ट ऑफ इसकी परफॉर्मेंस जो थी वो इतनी अच्छी नहीं रही जितनी पोटेंशियली होनी चाहिए थी। So how about this oil sector? Oil sector में आप कितने % ग्रोथ देखते हैं? देखें, ऑयल सेक्टर में भी चूंकि ऑयल सेक्टर में जनरली लार्जली ओजीटीसी का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट की वजह से जो उसमें गवर्नमेंट ने चूंकि एक स्टेक सेलिंग की एक हमेशा से एक तलवार लटकी रहती है, उसकी वजह से हम इन्वेस्टर्स हमेशा परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता। तो अगर आप उसको प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से देखें तो सेक्टर इस वक्त 5.5 के पी के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत सस्ता है, यूनिवर्स से भी सस्ता है, हिस्टोरिकल पी मल्टीपल से भी सस्ता है। अगर कोई किसी किस्म की सर्कुलर डेट की सेटलमेंट होती है जो कि ऑलरेडी इन वर्क है और ऑलरेडी गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, या अनदर राउंड ऑफ कैश इंजेक्शन ऑयल एंड गैस एनर्जी चेन में होता है, तो मोस्ट लाइकली ये कंपनी जो है वो बहुत बड़ी बेनिफिशियरी होंगी और इनको की प्राइस परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी आएगी। अब चूंकि ऑयल प्राइसेस रिसेंटली इंटरनेशनल मार्केट्स में रिबाउंड कर रही हैं, तो जनरली इन कंपनीज की अर्निंग्स की आउटलुक बहुत अच्छी है। इवन इन बेस केस सिनेरियोज में भी अगर देखें तो ये बहुत चीप कंपनीज हैं, इनकी डिविडेंड यील्ड भी रिलेटिवली ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन एक अच्छी डिविडेंड यील्ड है, बुरी डिविडेंड यील्ड नहीं है। तो आई थिंक के प्राइस टू अर्निंग्स के मल्टीपल के हिसाब से भी अगर देखें, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो सर्कुलर डेट है, आपको लगता है कि ये वाला इशू एक्चुअली रिजॉल्व हो जाएगा? बिकॉज मोहम्मद अली की रिपोर्ट तो काफ़ी अरसे से आई हुई है, आईपीपी के एग्रीमेंट्स की खबरें आती हैं, मगर एग्रीमेंट अभी तक नहीं साइन हुआ। आई एम सॉरी, आप दोबारा बोल सकते हैं? मैं तो बस ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि आप का बुल रन अगेन ये समझता है कि सर्कुलर डेट का इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा डिस्पाइट ऑल क्राइसिस रिपोर्ट, जिसने एक रिफाइनरी और एक और मार्केटिंग कंपनी को कहा कि इसके ऑपरेशंस को देखा जाना चाहिए, इनफैक्ट बंद किया जाए। लेकिन ये सर्कुलर डेट को ओवरनाइट सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा नहीं, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि 59,000 के लेवल में बैंक और ऑयल, बैंक में कंडीशन आ गई डिविडेंड की, दैट वी प्रे कि इनको इजाज़त मिल जाए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की, अदरवाइज आई थिंक कि उसमें 25% की ग्रोथ मुमकिन नहीं होगी। ऑयल में भी आप समझते हैं 25% की ग्रोथ है? सॉरी, ऑयल में आप क्या कह रहे हैं? ग्रोथ ऑयल सेक्टर जी, ऑयल में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो बहुत ज्यादा शायद आपको ग्रोथ देखने में नहीं मिलेगी, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक सेल्स को जो प्रोडक्शन की है वो तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन प्योरली इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस अगर आप इसको देखें, इस वक्त जिन प्राइसेस पे ये कंपनी ट्रेड कर रही हैं, ये बहुत ही सस्ता लेवल है जिसपे मेरे ख्याल में वैल्यू बाइंग जो है इट मेक्स सेंस। दैट रियली मेक्स सेंस, बट 25% की ग्रोथ तो टेक्निकली बनती है ना, अगर आप 59,000 के लेवल की बात कर रहे हैं, तो दैट यू थिंक इज डूएबल गिवन दीज कंडीशंस? डेफिनेटली 29% की नहीं, अब ओवरऑल जो हमारे पूरे सेक्टर की ग्रोथ है, इसमें ज्यादातर जो ग्रोथ ड्राइव हो रही होगी वो आपके कमर्शियल बैंक, सीमेंट्स में रिबाउंड,
ऑटोमोबाइल But असेंबलर्स please के stick अंदर, to the टेक्सटाइल के banking अंदर। sector. Banking sector में आपको कितने % ग्रोथ दिखती है? If I were to बैंकिंग सेक्टर में अगले साल में हम तकरीबन 11% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 11%. Okay, great. तो Now we मेनली come जो to the cement जो sector. अर्निंग्स ग्रोथ का Faizan, I see. जो ड्राइविंग फैक्टर है वो एक्चुअली दूसरे सेक्टर ज्यादा है रादर देन ऑयल एंड गैस इटसेल्फ। So come to अगर the ऑयल एंड गैस में अर्निंग्स ग्रोथ बहुत मेजर होती तो एक्चुअली ये जो आपकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो अर्निंग्स की ग्रोथ है पूरी ओवरऑल वो एक्चुअली ज्यादा होती। right. How about this cement sector? Cement sector में आपको कितनी ग्रोथ दिखती है? सीमेंट सेक्टर में तकरीबन 74% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिछले साल के हिसाब से। पिछला साल तो प्रॉफिट्स जो थे वो बहुत बुरे थे ऑब्वियसली, बहुत सारी कंपनीज की कैपेसिटीज भी ऑनलाइन आई और जनरली उनकी ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज़्यादा थी। सीमेंट सेल्स भी थोड़ी सी खराब रही। इस साल जो है वो सीमेंट सेल्स तो खैर कर रेट ठीक थी लेकिन प्रॉफिट्स जो थे जनरली उनके इतने अच्छे नहीं रहे। इस साल हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि वॉल्यूम्स भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है और हम आगे मजीद जाते हुए प्राइसेस के अंदर भी इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस साल में सीमेंट सेक्टर की जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ होगी वो काफी अच्छी 40% आप कह रहे हैं, और आपके ख्याल में जो स्टील सेक्टर है वो आपके टॉप 4 पिक्स में नहीं आता? हमारे टॉप के जो पिक्स हैं उसमें ये 4 सेक्टर्स बैंक्स, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर्स एंड सीमेंट एंड सीमेंट, इसमें ये बेसिकली हमारे 4 सेक्टर की पिक्स हैं जो कि हम इस वक्त रेकमेंड कर रहे हैं कि लेने चाहिए। इसके अलावा फर्टिलाइजर में क्या बताया आपने, क्या ग्रोथ आप देख? फर्टिलाइजर में मेनली जो थीसिस है इट्स मेनली डिविडेंड यील्ड रादर देन और उसकी जो वैल्यूएशंस है हमेशा, चूंकि फर्टिलाइजर इज अ मैच्योर इंडस्ट्री तो डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ज्यादा देखा जाता है रादर देन प्राइस टू अर्निंग्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के हवाले से, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में को बहुत ज्यादा इनमें वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज नहीं आती या प्राइसेस में को बहुत ज्यादा इंक्रीज एक्सपेक्टेड नहीं है। अब पूरे सेक्टर की इस वक्त डिविडेंड यील्ड जो फर्टिलाइजर सेक्टर की है वो तकरीबन 11% है और अगले जो कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड है अगर आपको इंटरेस्ट रेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसको देखें। तो फर्टिलाइजर इज मोर ऑफ अ यील्ड प्ले जिसकी वजह से हम उसको अभी प्रेफर कर रहे हैं कि लेना चाहिए। और इसमें कितने % आपको ग्रोथ दिखती है? इसमें अगले साल में तकरीबन 4% की ग्रोथ आएगी। ऑब्वियसली जो फर्टिलाइजर सेक्टर है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है लेकिन उसकी प्राइस लेवल्स क्योंकि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है तो डिविडेंड यील्ड जो है वो काफी अच्छी है। सो वेयर डू यू सी द डॉलर इन जून 2021 एंड इन दिसंबर 2021? जी हम जो जून 2020 के अंदर अभी जो 161 रुपीस का लेवल है हम उसमें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देख रहे। हमें लगता है कि ये चूँकि ये जो इम्प्रूवमेंट्स हैं और फॉरेन इनफ्लोज की इस वक्त जो ओवरऑल फाइनेंसिंग की सिचुएशन है इसकी वजह से पीकेआर को सस्टेन करना चाहिए अपना ये लेवल। बीच में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आ सकती है, ऊपर नीचे ये हो सकता है डॉलर, लेकिन बाय एंड लार्ज जो ईयर एंड जून के एंड की क्लोजिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 160 के लेवल के आसपास ही 161 रुपीस के आसपास ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Reserves, where do you look at the reserves going forward in June and December 2021? जी चूंकि हमें लगता है कि रिजर्व सस्टेन करेंगे, दैट इज द मेन रीजन व्हाई वी थिंक के जो ओवरऑल पीकेआर का लेवल है वो यहाँ पे सस्टेन करेगा। तो मतलब अगर इसी लेवल पे अगर हम अज्यूम करें और उसके बाद आगे दिसंबर तक जो है जाहिर है कि उसके बाद अगले साल में डेट पेमेंट्स भी स्टार्ट हो जाएंगी। पाकिस्तान की सालाना कोई 8 से 9 बिलियन डॉलर की डेट पेमेंट्स भी होती हैं, 10 बिलियन डॉलर की अगले साल में होंगी। तो दिसंबर के एंड तक, दिसंबर 2021 के एंड तक हम तकरीबन 165 रुपीस तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीकेआर जो है हमारा डेप्रिशिएट कर जाए। ऑब्वियसली उसके बाद एक नेचुरल डेप्रिसिएशन पाकिस्तान की हर साल होती है तकरीबन 4% लेवल। बट डू यू थिंक ये रिजर्व्स जो हैं वो 20 बिलियन के आसपास जून में देख सकते हैं? जून में यस, रिजर्व्स में को बहुत मेजर चेंजेस हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि रिजर्व्स जो हैं वो इसी के आसपास रहेंगे बिकॉज ऑब्वियसली उसमें एक ऑफसेटिंग फैक्टर ये है कि इंपोर्ट्स भी आपकी गोइंग फॉरवर्ड बढ़ेंगी। तो डेफिनेटली आपकी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं लेकिन एट द सेम टाइम आपकी इंपोर्ट्स आगे जाते हुए बढ़ेंगी, स्पेशली जो इस वक्त जो आगे ऐसा ऐसा जब इकोनॉमी नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगी
और दूसरी जो टफ फैसिलिटी के थ्रू जो इस वक्त डिफरेंट बिजनेसेस एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसकी वजह से मशीनरी इंपोर्ट्स पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा आगे जाते हुए बढ़ जाएंगी। तो अभी जो आपका $4 बिलियन का मंथली इंपोर्ट का लेवल है, दैट विल प्रोबेबली गो अप टू $6 बिलियन अ मंथ, इवन मोर उसके बाद आगे जाते हुए जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी की नॉर्मलाइजेशन होती जाएगी। तो डेफिनेटली आपके जो रिजर्व हैं एक तरफ से अगर कोई उसमें फायदा हो रहा है, एट द सेम टाइम उसमें कुछ आपके वहाँ से इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से ऑफसेट भी हो रहा है। एंड दिस इज अज्यूमिंग द फैक्ट कि आपके जो फाइनेंशियल इनफ्लोज हैं, अगर आप $2 से $2.5 बिलियन और अगले साल में प्रोबेबली $3 बिलियन जैसे जैसे एक्टिविटीज रिवर्स होती हैं, तो ये अगर आप सस्टेन करते रहें तो हमारा अंदाजा ये है कि रिजर्व्स जो हैं पाकिस्तान के वो इसी लेवल के आसपास रहने चाहिए। सो फैज़ान, आखिर में दो सवालों के जवाब आप एक साथ दे दें। इन्फ्लेशन को आप कहाँ देखते हैं नेक्स्ट ईयर, जून में, दिसंबर में, और पॉलिसी रेट को जून में और दिसंबर में आपको कहाँ दिखता है? I'm sorry, आप इन्फ्लेशन का पूछे हैं कि हाँ जी, हम पहले इन्फ्लेशन। जी, जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन पाकिस्तान के केस में अभी जो नंबर चल रहे हैं, जाहिर है कि पिछले कुछ अरसे में नंबर काफ़ी ज़्यादा हाई रहे थे, और उसके बाद से अब जो जैसे जैसे फूड प्राइसेस नॉर्मलाइज हो रही हैं, तो उसके बाद से दोबारा एक रिवर्सल हमें फूड प्राइसेस के अंदर भी नज़र आना शुरू हुआ है, और ओवरऑल मंथली इन्फ्लेशन आउटटर्न्स के अंदर भी हमें एक रिडक्शन नज़र आना शुरू हुई है। तो अगर अब इस वक्त एक जनवरी 2021 में एक इन्फ्लेशन का एक लो लगेगा, जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6.4% तक इन्फ्लेशन आपकी गिर जाएगी। नवंबर में तकरीबन 8.3% ईयर ऑन ईयर का नंबर आया था। तो ओवरऑल, लेकिन उसके बाद वो बेस इफेक्ट एक खत्म होगा, उसके बाद जून 2021 में जाके हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन का नंबर तकरीबन 9.2% का आएगा। लेकिन अगर आप इसको पूरे साल की एवरेज को अगर देखें, तो पूरे साल की एवरेज जो है वो तकरीबन 8.5% के आसपास आएगी, जो कि वेल विद इन द टारगेट है। स्टेट बैंक की भी जो टारगेट रेंज है वो तकरीबन 7 से 9% की है। तो 7 से 9% की रेंज के अंदर अंदर एज लॉन्ग एज रहता है, तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद दिसंबर की अगर हम बात करें, तो दिसंबर 21 में हम एक्सपेक्ट करें कि जो इन्फ्लेशन का नंबर आएगा वो तकरीबन 6% आएगा। उसकी वजह यह है कि जून के बाद दोबारा से बेस इफेक्ट किक इन करना शुरू करेगा, क्योंकि जुलाई 2020 के जो नंबर थे वो काफी ज्यादा हाई थे, तो उस वक्त बेस काफी ज्यादा हाई थी। उसके बाद से नंबर जुलाई में 7.3% में गिरेगा, और आहिस्ता आहिस्ता फिर जाते जाते फिर दिसंबर में ये 6% के आसपास जाके रुक जाएगा। तो अगले साल की जो इन्फ्लेशन की एवरेज होगी वो समवेयर क्लोज टू अराउंड 6.5 to 7%। एंड हाउ अबाउट पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट? पॉलिसी रेट हम लोग देख रहे हैं कि गिवन द इन्फ्लेशन, इस वक्त जो बहुत मेजर रीजन की इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट को अगर आप देखें इन रिलेशन टू पॉलिसी रेट, तो इस वक्त नेगेटिव रियल रेट है। अगर 8.5% की इन्फ्लेशन आती है इस पूरे साल की, तो रियल रेट जो नेगेटिव है वो तकरीबन 1.5% से नेगेटिव है, क्योंकि आपका जो पॉलिसी रेट है वो तकरीबन 7% पे है। तो इसको नेगेटिव रखने की बहुत बड़ी वजह यह है कि इस वक्त इकोनॉमी में नेगेटिव आउटपुट गैप है, तो वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग अप टू द पोटेंशियल सरप्लस, तो पैसे बहुत ज्यादा पड़ी हैं, और एट द सेम टाइम कोई डिमांड साइड से कोई बहुत ज्यादा मेजर प्रेशर नजर नहीं आ रहे। वो आपको इस चीज से अंदाजा हो जाएगा कि जो आपके नॉन फूड नॉन एनर्जी के नंबर्स हैं, वो जनरली उनमें कोई बहुत ज्यादा मेजर इंक्रीज एज सच नजर नहीं आया। क्योंकि अगर आप देखें तो फूड इन्फ्लेशन में नॉन फूड और नॉन एनर्जी कोट द नंबर, व्हाट नंबर वुड यू कोट इन जून? मैं उसी की तरफ आ रहा था कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जुलाई 2021 के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जब नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी और चीजें वापस, इकोनॉमी जो है वापस अपने पोटेंशियल पे ऑपरेट करना शुरू हो जाएगी, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगी, तो जुलाई में जाके ये जो रियल रेट्स को नेगेटिव स्टेट बैंक ने रखा हुआ है, अगले साल से इसको तकरीबन जुलाई 2021 में 1% से इसको बढ़ा देंगे, और उसके बाद फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर दिसंबर तक हम कोई उसमें चेंज नहीं देख रहे हैं। हमें लग रहा है कि फिर उसी लेवल पे, यानी कि 8% के लेवल पे पॉलिसी रेट जो है वो सस्टेन करेगा। सुपर। फैज़ान, प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का, अटेंशन देने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन बिहाफ ऑफ GATV नेटवर्क, आई एम ग्रेटफुल टू यू। आइंदा किसी नए मौजू के साथ दोबारा आपको ज़हमत देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने बातचीत की फैज़ान से, और फैज़ान ने
हमें इन डिटेल बताया कि 2020 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट्स स्ट्रैटेजी कैसा रहा, कैपिटल मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इनफैक्ट जो बेहतर हुए, उसके पीछे स्टेट बैंक के अलावा और भी कुछ था जो कुछ इकॉनमी में हो रहा था। इनफैक्ट वॉल्यूम्स थोड़े से नोज डाइव करके बेहतर भी हुए, इंडेक्स ने काइंड ऑफ वी शेप रिकवरी दिखाई है। सो इन सब बातों के ऊपर एक समरी लेना काइंड ऑफ ओवरड्यू है from none else than Mr. Mozam Malik, who happens to be the CEO of the BMA Capital. Mozam sir, welcome to the show and Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम सानी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? जी जी जी, आई कैन हियर यू। अच्छा, तो इसमें सानी, थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू कम टू योर शो एंड एक्सप्रेस माय पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक 2020 हैज बीन अ वेरी volatile year, very complex year, full of uncertainties, and for a lot of the industry, it's been very punishing globally. And I think that 2021 is, a few days away, and I don't think the volatility is going to reduce in any way. Far from it, and I think we will see that some of the vaccines that are coming out may not necessarily temper corona. So, इसको मद्देनजर रखते हुए, I think people have, first incident of coronavirus came in February 2020 in Pakistan, and subsequent to that, people didn't think that it was going to last for 9 months, and we still haven't seen the end of it. There is a global rise in coronavirus, and I think that's one of the key things that has injected a certain amount of volatility and uncertainty in the markets. तो इसकी जो स्ट्रेन्स निकल रहे हैं और इसकी जो वेरिएशंस आ रही हैं, उसमें भी देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ चैलेंज इन 2021. So I think, जी. So going forward, you think it is going to be a good year if I were to take a decision to invest in the capital market? Equities especially. I'm an optimist. Okay. I am an optimist and I'm a believer in Pakistan. So I've always looked at the glass half full. I think that there are a lot of structural changes that have happened in Pakistan, Right. Which will lead to a positive outlook. I think we are, we have tamed corona better than possibly our neighbor India. Yes. That's also helped us in the livelihood of people. I think the last year, as you mentioned, was a lot of volatility. As I said, was 182 million highest Right. volume, average daily traded volume, and then going down to $15 million. और उसके साथ साथ जो आपका हाईएस्ट इंडेक्स अभी तक 43,000 आया in 4 years, and in last year we also saw the lowest index in 6 years. So मुझे लगता है कि a part of this volatility will continue and uncertainty will continue. But as far as Pakistan is concerned, I think हमारे कुछ एक तो जो बड़े पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ये है कि जैसे मैंने आपको कहा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो हो रही है on all fronts is going to lead to some positives. आपका जो IMF का प्रोग्राम है कि extended fund facility will probably come back in. That will lend a lot of credibility for foreign investors looking at the Pakistan market. And I suspect that what we saw in last year of a flight of capital, foreign capital from emerging markets, not just from Pakistan, but from emerging markets globally, will probably reverse now. I think Pakistan particularly will benefit from it because we are currently trading at a PE which is possibly about 50 to 60% below the emerging markets MSCI index average. And we have traditionally traded at 35% discount to those indices. So I suspect there will be a reversion to the mean. So that factor will take the market up by anywhere between 20 to 25%. And I think that आपका जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो सकती हैं पाकिस्तान के फ्रंट पे, वो आप वी नीड टू वॉच द सेनेट इलेक्शन. आई थिंक दैट विल ट्रांसलेट इनटू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ stability possibly in the domestic political environment. I think you have to keep a very close eye on the overall remittances, which are very positive.
We have ये जो Roshan digital account की success है. Right. We are seeing that ever since it was launched, the pace of deposits into the Roshan digital account is picking up dramatically. In the first 72 days, we saw 100 million coming in, and then we saw an addition of 100 million in the next 21 days. So I suspect that we will see, we've opened 60,000 accounts. We have, close to 11.8 million expats. So the 60,000 accounts is a very small number as a percentage of the possible inflow that we can see. So I see a lot of positivity on that side. And that's going to contribute to a stability in the rupee, which will in itself be a positive sign for foreign investors, because I think foreign investors were rattled by a massive devaluation just after the government came in, Right. or just during the interim government. But I suspect that stability in the rupee versus the dollar will encourage foreign investment. I think the kind of dividend yields we are seeing in Pakistan and, like I said, some of the other areas where we see a positive current account will all contribute towards the rupee stability. So moving forward, I am quite hopeful. There is going to be possibly a switch, like I said, to emerging markets, and you will see capital coming into Pakistan. So I hope that that kind of addresses a little bit of what I believe in terms of the positive side for Pakistan. So, and I think that, please go ahead. I think that जो हमारी overall suppressed demand as a consequence of Corona is also going to start lifting, and I'm assuming here that we will have success with the vaccines. The NCOC has already started talking to ensuring that there is a vaccine in Pakistan. We're talking to the Chinese also. As you know, the Chinese virus has been approved in UAE. It has an 86% effectivity. So I am positive and hopeful that as we move into 2021, things will start to improve and we will be able to make a dent in the virus in Pakistan and globally. मौज़ूम साहब, आपको नहीं लगता कि IMF प्रोग्राम रिस्टोर होने के साथ जो कंडीशंस हैं, सर्कुलर डेट को एडजस्ट करना, पावर टैरिफ में इजाफा करना, इससे सर्टेन सेक्टर इफेक्ट हो सकते हैं? देखिए, IMF हमें लेंड कर रहा है, and obviously they will put down their conditions, and I think we have an excellent team in government and an experienced team, and I suspect that some of these difficult decisions may have to be taken, but till now I think we've done phenomenally well in terms of improving on a lot of areas that we had been challenged in the past. So for example, ये जो आपकी एक innovative, मैं फिर से वापस जाऊँगा कि रोशन डिजिटल अकाउंट का जो एक प्रोडक्ट आया है, इसी तरह हम लोग अपनी और जो एक दो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप कह रहे हैं एनर्जी टैरिफ्स को इंक्रीज करना, हम लोग सर्कुलर डेट को एड्रेस कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने आईपीपीज के साथ रीनेगोशिएट करके उसका इम्पैक्ट पास ऑन करते हैं टू इंडस्ट्री. एंड आई थिंक विद जीएसपी इन यूरोप, I'm hopeful that we will be able to negotiate with the IMF and present to them a case which is a viable case for them to give us the extended fund facility. Right. आखिर में मौज़ूम साहब ये बताइएगा कि where do you see the reserves की positions आपको अगले साल में कैसी दिखती है? आपको लगता है that government will be able, I mean, we expect कि मार्च में ये सेनेट के इलेक्शंस भी हो जाएंगे और IMF की चीज़ें भी काइंड ऑफ किसी हद तक रिजॉल्व हो चुकी होंगी. सो हाउ डू यू लुक एट द रिजर्व्स पोजीशन गोइंग फॉरवर्ड 2021 एंड द क्लोज ऑफ इंडेक्स 2021? Again, I think we are positive. The only concern where I have where I feel we might be challenged is the FATF. In other areas, I think we have easily met the challenge. Abhi Saudi Arabia ne jo paise hamare se wapas मांगे थे, we were able to return that with the help of China. And I think China's role in Pakistan and China's role globally
is becoming more and more prominent. So Yeah. I'm not concerned on that front. I think with Joe Biden coming in, you will see a reduction in the rift between the U.S.-China trade talks, Yes. and that will possibly augur well for the global economy as well as for Pakistan. So I'm not. That's probably not an area which is Right. of concern for us. But I think that, like I said, the currency is going to be the key indicator. Your interest rate environment is stable. Your remittances are coming in, and the remittances have shown a very healthy sign. So I think that you will see the remittances continue to grow like this. People have benefited from low-cost, easy transfer capability. I think ये जो cash movements आपकी कम हो गई हैं Right. as a consequence of the airline industry being affected. So people haven't been able to carry cash out, and typically sometimes that was an issue. And I think that you will see the official channel being used more and more by Pakistanis who wish to send money to Pakistan. So I'm quite comfortable on that front. I don't think there is much cause for concern there. We've got a great governor in the State Bank. So going forward, you see a stable economy, reserves पे आपको बहुत ज़्यादा challenges नहीं दिखते, और index के लिए you think कि ये 59,000 का level 2021 में market देख सकती है. Because the Pakistan market can, yes, I think 59,000 or 60,000 is the best case scenario. Okay. And we all hope for that. I think again systemic changes जो की जा रही हैं PSX और SECP और in areas में, they are going to contribute in a very positive way in greater participation in the market, more IPOs, more people. ये जो पूरा digital process कर दिया for account opening, Right. I think there's going to be a lot more people participating in the market. So yes, from all perspectives, I think that Pakistan will do well. And if we take a cue from some of the regional markets, अभी आप देखेंगे कि आज या कल बांग्लादेश में एक IPO हुआ है, which is the largest IPO in Bangladesh. Yeah. I think that we will also follow suit, and we will see some very large IPOs taking place in Pakistan, and they will be supported by international investors looking at opportunities around the globe. Okay, great. Azam sir, thank you for sharing a great news, which is good for the market, good for the investor, good for the Pakistani economy. आपका वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़म साहब. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़. नाज़रीन, हमने दिसंबर के महीने में the series that we started to speak with the 5 brokerage houses and understand as to what they think about the market in 2021 and take a view of the kind of review of the 2020 which is about to pass. So all the brokerage houses जो पहले से हम बातचीत कर चुके हैं, that is AKD, JS, KSB, and today we spoke to Mr. Muazzam of BMA Capital and his research team. We have learned this we have heard the same voices, and we have learned that BMA also feels that Pakistan is now on a kind of taking off position. पाकिस्तान की इकोनॉमी में जहाँ बेहतरी हो रही है, वहाँ पॉलिटिकल नॉइस के ऊपर भी एक कंसेंसस है दैट थिंग्स विल गेट बेटर. इलेक्शंस के बारे में, सेनेट के इलेक्शंस के बारे में एवरीबडी फील्स कि ये हो जाएंगे. ये वाली चीज़ एक मिसनॉमर और एक डिस्टर्बेंस का रीज़न बिल्कुल नहीं बनने जा रही. दूसरी चीज़ जो कही जा रही है बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, एंड दैट इज़ फॉरेन इनफ्लोज. बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है इनफैक्ट गवर्नमेंट की भी, और जो लोग इकॉनमी को वॉच करते हैं उन लोगों की भी. पीपल लुक टुवर्ड्स रोशन डिजिटल अकाउंट एज अ रे ऑफ होप, एंड व्हेन वी लुक एट द नंबर्स आर ग्रेट. ये कहा जा सकता है कि एक टाइनी सा ड्रॉप भी नहीं है अगर सारे के सारे पाकिस्तानी जो मैक्रो लेवल पे अगर नंबर्स देखें तो 20 बिलियन से ज़्यादा डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान में सालाना आते हैं. ये अगर ऑफिशियल चैनल से आने लगे तो फ्रेंकली आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को IMF की प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है. सो एवरीबडी इज़ पॉजिटिव अबाउट द रोशन डिजिटल अकाउंट. Frankly, except for this
फर्टिलाइज़र सेक्टर एंड बैंक। किसी ने भी आज चौथा मैंने प्रोग्राम किया 4 बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के साथ, nobody said that any sector that have been quoted in our program कि वो 20% से कम ग्रोथ देखने जा रहा है अगले साल के लिए। फर्टिलाइज़र एंड बैंक, फर्टिलाइज़र 4%, बैंक 11%, this is what Faizan said. Apart from this, you talk about food, oil, you talk about any sector that people have suggested. We spoke to the 5 brokerage houses. Okay, what are your 4 picks, 4 sectors for 2021? किसी एक सेक्टर की ग्रोथ भी जो है वो किसी को 20% से कम नहीं दिख रही, विच मीन्स कि बाज़ार में इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा पोटेंशियल है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी जगह है, एंड पीपल शुड गेट serious about investing into the capital market. So when we spoke to the BMA के जो हेड ऑफ रिसर्च है, उन्होंने बैंकिंग सेक्टर के लिए हमें बताया कि इसमें 25% ग्रोथ वो देखते हैं नेक्स्ट ईयर, एंड सीमेंट में 40%, ऑयल में अगेन दे सी फॉर अबाउट 25% ग्रोथ, फर्टिलाइज़र में 4% ग्रोथ देखते हैं। सो एट द इकोनॉमी दे थिंक कि जो रिज़र्व्स हैं वो 20 बिलियन का नंबर देख सकते हैं, रिज़र्व्स की पोजीशन स्टेबल रहने जा रही है। डॉलर दे थिंक कि 167 के आसपास अगले साल रह सकता है। एक्विटी मार्केट आई हैव टोल्ड कोटेड द नंबर विच मौज़म गिव टू अस के 59,000 का लेवल दे आर बुलिश, दे थिंक कि पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ 59,000 का लेवल, इफ़ थिंग्स remain positive, be it the Senate election and the other things, IMF program resumption, they think कि बाज़ार 59,000 का लेवल देख सकती है। सो इन्फ्लेशन स्टेट बैंक का जो नंबर है 7 से 9%, ऑलमोस्ट एवरी हाउस सेड कि ये इसी रेंज में रहेगा, एंड दे थिंक कि ये 6.4% का लो भी बना सकता है। एंड लोग ज़रा शरारती टोन में ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट पोजीशन को एक्चुअली यही दिख रहा है कि आगे चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो क्यों ना इसके को शेयर करने के लिए अपने लिए थोड़ा सा रास्ता बनाया जाए। नाज़रीन, अगले हफ्ते किसी नए मौजू के इनफैक्ट आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ के व्यू के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।